बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हाँ दिया है मैंने। हाँ वॉइस नोट आपको मिलने के बगैर मैं सोऊंगा नहीं। हर क्लास के एंड पे रिवीजन का वॉइस नोट था, मैंने भेजा था कल। ओके ओके ठीक है। तो भाई चले भाई स्टार्ट करें बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करो, आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है आपके पास? स्टार्ट करें। चले भाई बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। आज हम सैलरी में प्रॉपरली घुस के दुश्मन को मारेंगे। ठीक है। सबसे पहली चीज़, कल वाला जो लेक्चर था उसके अंदर जो चीज़ें हमने कवर की वो आपको यकीनन याद होंगी। प्यारे बच्चे हो, मेहनती हो, घर जाके वो कुछ करते ही नहीं हो सिवाय पढ़ने के। यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया देखते ही नहीं हो। वो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही काम है, तुम्हें पढ़ना, पता है मुझे। ठीक है, बताएं भी रिवाइज़ किया किसी ने? वो भाई को वॉइस नोट भी नहीं मिला था मेरा रिवीजन का। हाँ मासी से, अच्छा बस रिवाइज़ तो कर लिया ना। चलें जल्दी जल्दी रिवाइज़ करें। मुझे आपसे जो एक्सपेक्ट कर मैंने कल किया था, सैलरी की मैंने कितनी क्लासेस बनाई हैं? 6। शाबाश। कौन सी? कोर अमाउंट्स, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, रीइंबर्समेंट, स्पेशल अमाउंट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये 6 कैटेगरी बनाने की वजह है इनके अंदर सिमिलरिटी है। चले पहली कैटेगरी कौन सी थी? कोर अमाउंट्स। कोर अमाउंट की ट्रीटमेंट फुली टैक्सेबल। भाई ये था आपका, मैंने आपको कहा था ना बार बार इस चार्ट पे वापस आऊँगा। इतना नेरो कर दिया है ना, 22 सफ़े को 3 पेजेस, 3 को 1 चार्ट, ऐसे हमने किया है। तो 22 को नहीं पढ़ेंगे, 3 पेज को पढ़ेंगे, फिर 3 को रिड्यूस करके लेके आएंगे किस पे। अब आप मुझे ज़रा बस ये रिव्यू करवा लो कल की क्लास का, तो मैं आज की बेसिक्स को स्टार्ट करके और फिर एक न्यूमेरिकल लिखूँगा जो आज हम इंशाल्लाह कर पाएंगे। ओके चले भाई, कोर अमाउंट में पहला अमाउंट क्या है? आप साथ साथ मुझे बताओ ये ट्रीटमेंट क्या है इसकी? ओके, वेजेस, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन। चलो लीव पे कहते किसको ये बताएं? बंदा छुट्टी पे हो मगर फिर भी पैसे मिलें, शाबाश। पेमेंट इन लिeu ऑफ लीव किसे कहते हैं? छुट्टी कर सकता था ना करे, एक्स्ट्रा काम करने के पैसे। वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, अनप्लेजेंट डेंजरस सिचुएशन की वजह से। और ये मैंने एक इसमें ऐड किया है, ये जो बाद में आएगा वो है एरियर सैलरी होता है। ठीक है, ये एरियर सैलरी क्या कहते हैं ये आज समझ आएगा आपको। मैंने कल इसको टच नहीं किया था इंटेंशनली। ठीक है, इसको मैं आज टच करूँगा। एरियर सैलरी क्या है? एरियर सैलरी को मैं मुख्तलिफ जगह पे क्लासीफाई करता हूँ। समटाइम्स मैं इसको कोर में भी करता हूँ और समटाइम्स इसको स्पेशल में भी करता हूँ, क्योंकि ये मेरी बनाई हुई क्लासीफिकेशन है, तो दोनों जगह ये फॉल कर सकता है। कोर इसलिए कि आए दिन ये हर एम्प्लॉई के साथ होता है, और स्पेशल इसलिए कि हर महीने नहीं होता। तो दोनों जगह पे इसकी प्लेसमेंट करेक्ट है मेरी नज़र में, तो इसको मैंने दोनों जगह पे प्लेस। मगर कहते किसको हैं ये सुने। अब आज आप सीखेंगे, सर ये गलत बात है कि आज डेमो की लास्ट क्लास है। वाह भाई, कितनी क्लासेस होंगी डेमो की? भाई डेमो में पूरा कोर्स पढ़ना है तो बता दे, तुझे डेमो में कोर्स पढ़ा देंगे बेटा। अच्छा भाई, ईद के 2-3 मज़ीद बेटा करा दूंगा, ना ले, टेंशन ना ले। तुझे स्पेशली जो है ना ख़ास तौर पे इजाज़त मिल जाएगी, टेंशन ना ले, बस आप पढ़ाई पे तवज्जो कर लें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने अब हर हेड ऑफ इनकम है, हेड ऑफ इनकम कितने? हेड ऑफ इनकम 6 हो गए। वाह, मतलब कमाल कर दिया भाई ने ना, कानून नया बना दिया। 5 हैं यार हेड ऑफ इनकम। कौन से? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल। मदरसा खोलूँगा मैं इंशाल्लाह। हाँ ऐसे मदरसा खोलेंगे यार, ऐसे बच्चे मिले हमें। तो पहला था सैलरी जिसको हमने स्टार्ट किया। अब सुने, हर हेड ऑफ इनकम को जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो उससे 2 सवाल पूछते हैं। हर हेड ऑफ इनकम से कितने सवाल पूछने हमने? 2। पहला सवाल ये है कि इस हेड में कौन सी इनकम को टैक्स किया जाएगा। दूसरा सवाल है किस बेसिस पे उसे टैक्स किया जाएगा, बेसिस ऑफ चार्ज क्या है। ओके चलें ये लिखें तो मैं इन दोनों का मतलब भी समझाता हूँ आपको। भाई सबसे पहले हर हेड ऑफ इनकम से हमने जो सवाल पूछने हैं वो हैं 2, और वो सवाल है कौन से? पहला सवाल कि उस हेड ऑफ इनकम में
अमाउंट चार्जेबल क्या है, यानी कौन सा अमाउंट, कौन सी इनकम या कौन सा अमाउंट उस हेड में चार्ज किया गया है, टैक्स किया गया है। तो क्या आप सैलरी में रेंटल इनकम ऐड करोगे? सैलरी में रेंटल इनकम ऐड करोगे? क्या आप बिजनेस इनकम सैलरी में टैक्स करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हमें हर हेड के लिए एक बात बताई गई है, और वो क्या है कि उस हेड की इनकम कौन सी होगी। तो हमें सैलरी के लिए बताया गया, इस हेड का नाम भी सैलरी, तो इनकम का नाम भी सैलरी। इस हेड में क्या ऐड किया गया? सैलरी। इन अदर वर्ड्स, एम्प्लॉयमेंट इनकम इस हेड में टैक्स की गई है। एम्प्लॉयमेंट इनकम को इस हेड में टैक्स किया गया है। अभी हमने पढ़ा नहीं है, मगर मैं आपसे वैसे पूछता हूँ, बताओ इसको हम कहते हैं अमाउंट चार्जेबल। उस हेड का अमाउंट चार्जेबल क्या है? उस हेड का अमाउंट चार्जेबल क्या होगा या क्या है? तो बताएं, सैलरी का अमाउंट चार्जेबल क्या है? सैलरी। क्योंकि हेड का नाम क्या है? सैलरी, अमाउंट का नाम भी सैलरी। मगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बताएं मुझे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अमाउंट चार्जेबल क्या है? मैंने थोड़ा बताया था, पढ़ा नहीं है, बताया था, सिर्फ मेंशन किया था। रेंट। कौन सा रेंट? प्रॉपर्टी का रेंट होगा। शाबाश बेटा, उमेहानी, साहिल, बेहतरीन। रेंट। तो हर हेड में हमें पहले सवाल क्या पता होना चाहिए? बताओ क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए कि उस हेड में कौन सा अमाउंट टैक्स किया गया है। उस हेड में कौन सा अमाउंट टैक्स किया गया है, चार्ज किया गया है। दूसरा सवाल क्या पूछते हैं, बताओ कि उस इनकम को किस मेथड ऑफ अकाउंटिंग से टैक्स किया गया है। क्या बोला मैंने? मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सा होगा? कौन से मेथड ऑफ अकाउंटिंग होते हैं? कैश और अक्रूवल। कैश और अक्रूवल। टैक्स में इसको मेथड ऑफ अकाउंटिंग नहीं बोलते हम, कि टैक्स में उसको बोलते हैं बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब अकाउंटिंग मेथड ही है। तो सैलरी को किस बेसिस पे चार्ज किया जाएगा? सुन लो, कैश मेथड पे, कैश बेसिस पे। कैश बेसिस पे सैलरी को टैक्स किया गया है। टैक्स की लैंग्वेज में बोले तो रिसीव्ड इन अ टैक्स ईयर। रिसीवेबल नहीं, किस पे? रिसीव्ड बेसिस पे। क्या लिखा तुम लोगों ने? लिखोगे फायदे में रहोगे। तो ये जुमले मेरे लिख लो। ये तो, अरे यार वाह, मैंने जो प्रैक्टिकल में चीज़ डालनी थी ना, उसने सवाल पूछ लिया। अब मैं प्रैक्टिकल में नहीं डाल सकूंगा, क्योंकि सवाल का जवाब तो देना पड़ता है। तो अब भाई ये सवाल देखो, इसका मतलब है सोच रहे हो, अकल है और इस्तेमाल भी हो रही है। मैंने अभी क्या लिखा है? रिसीव्ड, फिर क्या लिखा है? इन अ टैक्स ईयर। फॉर अ टैक्स ईयर नहीं है। अगर फॉर अ टैक्स ईयर होता तो एडवांस को हम करंट ईयर में टैक्स नहीं कर पाते। इन अ टैक्स ईयर का क्या नतीजा निकलेगा? बोलो। इन अ टैक्स ईयर, रिसीव्ड इन अ टैक्स ईयर का मतलब क्या नतीजा निकलेगा? इवन एडवांस भी टैक्स हो जाएगा। एडवांस सैलरी भी करंट ईयर में टैक्स हो जाएगी। ठीक है, एडवांस सैलरी भी करंट ईयर में टैक्स हो जाएगी। ये बात नोट की आप लोगों ने? क्यों? क्योंकि बेसिस ऑफ चार्ज क्या है? रिसीव्ड इन अ टैक्स ईयर। अब आए इसको ज़रा कानून में पढ़ते हैं। इनकम, सर INC इनकम है बेटा, INC इनकम लिखा है मैंने। कहाँ लिखा है INC? ये इनकम और अमाउंट। ठीक है कासिम बेटा, चलो बेटा अब तवज्जो करें और कानून पढ़ें। बने कानूनदान। आज आप बनने जा रहे हैं सैलरी के कानूनदान। भाई ये देखो, आपके सामने हैं 3 बेसिक सवालात। सर जी ये 3 बेसिक सवालात कौन से हैं जो हम पूछ रहे हैं? पहला क्वेश्चन, अमाउंट चार्जेबल क्या है? दूसरा क्वेश्चन, बोलो बोलो बोलो, क्या डिडक्शंस अलाउड हैं कि? क्यों पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सैलरी में डिडक्शंस अलाउड नहीं होती, ये तो जानते हो ना। और तीसरा क्या? बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज का दूसरा नाम मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग। चलो भाई पढ़ो कानून। अमाउंट चार्जेबल के क्या लिखा है? लिखा है सैलरी रिसीव। क्या अमाउंट कौन सा होगा? सैलरी। कौन सी? रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई वेदर रेवेन्यू और कैपिटल एक्सेप्ट एग्जेम्प्ट। इसका मतलब क्या है? सैलरी कैपिटल में भी मिलती है, रेवेन्यू में भी मिलती है। रेवेन्यू का मतलब पैसे, कैपिटल का मतलब
बेनिफिट्स, शेयर्स, गाड़ी का यूज़, मुख्तलिफ और बेनिफिट्स जो आपको ऑलरेडी पता है कि हम परक्विजिट कहते हैं। मगर सैलरी एग्जैम्प्ट होगी तो हम उसको टैक्स, तो हमें कानून बताएगा ना सैलरी कब कब एग्जैम्प्ट है। इसी शीट के तीसरे पेज पे एग्जैम्प्ट सैलरी गिवन है, हम पढ़ेंगे उसको और बोलेंगे ये टैक्स नहीं होगी क्योंकि एग्जैम्प्ट है। क्योंकि दो किस्म की इनकम होती है, टैक्सेबल और एग्जैम्प्ट, तो एग्जैम्प्ट होगी हम उसको टैक्स नहीं करेंगे। अब मैं शॉर्ट बिल्कुल सादा वे में तुमसे पूछता हूँ, बताओ सैलरी किस बेसिस पे टैक्स होता है? रिसीव्ड बेसिस पे। शाबाश, किस बेसिस पे? और अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलेंगे उसको? कैश। सेकंड, क्या सैलरी में डिडक्शंस अलाउड हैं? नो डिडक्शंस आर अलाउड फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड। तो सैलरी कमाने के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बाकी खर्चे होते हैं मगर उसकी डिडक्शन नहीं मिलती। मगर टैक्स लॉ ने इसको कैसे कंपनसेट किया? जब उसने डिडक्शन एक्सपेंस माइनस नहीं किए, ग्रॉस अमाउंट को टैक्स किया तो ज्यादती हो गई ना, क्योंकि बाकी सारे हेड्स में एक्सपेंस माइनस है, सैलरी में एक्सपेंस माइनस नहीं है। तो कैसे कंपनसेट किया? रेट अलग करके टैक्स रेट्स इसके कम कर दिए। याद है दो टेबल, टेबल 1 टेबल 2, सैलरीड और नॉन सैलरीड। ओके, अब है तीसरा, बेसिस ऑफ चार्ज। सैलरी इज टैक्स्ड कब? इन द ईयर, इन टैक्स ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। तो क्या बेसिस बन गया? रिसीव्ड और कैश बेसिस। चले जल्दी जल्दी क्विक जवाब दीजिएगा। इस हेड में अमाउंट चार्जेबल क्या है? सैलरी। डिडक्शन अलाउड है? नो। बेसिस ऑफ चार्ज खत्म हो गया बात। रिसीव्ड या कैश बेसिस। समझ आ गया आपको? क्या ये पॉइंट्स क्लियर हैं? चले सर जी, अगर ये पॉइंट्स क्लियर है ना तो मैं आगे के जो जनरल बातें हैं ये आती रहेंगी वक्तन फवक्तन, जब जब टाइम आएगा ना तो मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज़ को। एक पॉइंट और कवर करेंगे और चले जाएंगे सैलरी में जंप मारेंगे और घुस के उसको मारेंगे, फिर न्यूमेरिकल लिखेंगे। देखो कैसे न्यूमेरिकल आता है, आईकेप का सवाल कैसे बनता है और तुम अब सॉल्व करना शुरू कर दोगे। दूसरा पॉइंट जो हमें समझना है वो लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया था? सैलरी किस बेसिस पे? व्हाट इज द वर्ड? बट व्हाट इज द वर्ड? रिसीव्ड। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 69 में, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, 69 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 69 में बोलता है रिसीट का क्या मतलब है, कब कब माने कि इनकम रिसीव हो गई। तो कहता है 3 इवेंट्स पे माना जाएगा कि इनकम रिसीव हो गई। और वो 3 इवेंट्स कौन से हैं? पहला, एक्चुअली रिसीव हो जाए। एक्चुअली रिसीव मतलब आपके हाथ में कैश आ गया, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, एक्चुअली रिसीव्ड। दूसरा है भाईजान अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन और अंडर लॉ। अप्लाइड ऑन बिहाफ का मतलब है उसके बिहाफ पे खर्च होना। किसके बिहाफ पे खर्च होना? एम्प्लॉय के बिहाफ पे खर्च होना। अब ज़रा एक बात सुने, ये क्यों रखा गया है अप्लाइड ऑन बिहाफ? इसकी एक बहुत बड़ी विजडम है, एक लॉजिक है। एक बंदे ने, बड़ा चालाक बंदा था, चालाक बंदा, उसने सोचा कि सैलरी किस बेसिस पे टैक्स होती है? रिसीट बेसिस पे। किस बेसिस पे? रिसीट। ऑनलाइन बेटा किस बेसिस पे सैलरी टैक्स होती है? रिसीट बेसिस पे। सही है। अब उसने पता है क्या सोचा? उसने कहा मेरी इनकम है 15 लाख, यार 10 लाख तो खर्चे में चले जाते हैं, 5 लाख की बचत होती है। अब मैं ज़रा FBR के साथ एक चालाकी करता हूँ। चालाकी ये करता हूँ कि मैं सैलरी ही 5 लाख रुपए ले लेता हूँ बस, ताकि मैं क्या बोलूँगा, मुझे कितनी सैलरी मिली? 5 लाख, बाकी 10 लाख का खर्चा मैं करूँगा, एम्प्लॉयर से कहूँगा पे करता जा। बजाय दूध वाले को मैं खुद पैसे दूँ, क्या बोलूँगा? बॉस देगा, बॉस। ठीक है। और जाऊँगा आइसक्रीम बच्चे को ले पैसे, क्या बोलूँगा? बॉस देगा, बॉस। हर जगह के बिजली का बिल बॉस। यानी मेरे खर्चे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। और मैं FBR को क्या बोल रहा हूँ? देखो मैंने 5 लाख रुपए कमाए हैं, मेरे पे तो टैक्स ही नहीं है। FBR क्या बोलेगा? तूने 2 इनकम्स कमाई हैं, एक वो जो रिसीव हुई और दूसरी वो जो तेरे लिए खर्च हुई। जो तेरे लिए खर्च होगी वो भी तेरी रिसीट है, इसलिए ये रखा था कि कोई मैनिपुलेशन ना कर सके। चले भाई एक मिसाल बताएं, मैं जी रास्ते से आ रहा था तो मुझे कॉल आ गई और आगे जो बंदी थी बड़े गुस्से में बात कर रही थे। समझ तो गए होंगे ऐसी बात कौन करता है। खैरियत तो है मुर्शिद, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, नई वॉशिंग मशीन चाहिए मुझे। अच्छा जी मैं ला रहा हूँ मुर्शिद। मैं चला गया आओ सदर बाज़ार, ऑफिस के करीब है, इधर ही गवर्नर हाउस CM हाउस, इधर जो हमारा ऑफिस है। चले गए सदर कराची में,
वहाँ से एक वॉशिंग मशीन ली, घर लेके गया। अब मैंने बिल अपने एम्प्लॉयर को दे दिया, तो एम्प्लॉयर क्या मेरे घर का खर्चा चलाएगा? वॉशिंग मशीन का खर्चा वो क्यों दे? मगर सपोज कर लो दे दे, सपोज कर लो दे दे, इसका मतलब उसने क्या किया? मेरे भी आप पे खर्चा किया ना, तो फायदा किसको मिला? मुझे मिला। तो मेरी क्या बन गई? वो रिसीट ऑफ सैलरी बन गई। रिसीट बोलो, रिसीट हो गई। तो पता है इनकम कैसे रिसीव होती है बच्चा? नंबर 1 पहला बताओ, एक्चुअली रिसीव्ड। दूसरा बोलो, अप्लाइड ऑन बिहाफ। अप्लाइड ऑन बिहाफ की दूसरी मिसाल सुने। हमने बैंक से लोन लिया था, हमने बैंक को लोन वापस ही नहीं किया। हमने कहा हम भाई के शहर में रहते हैं, हम लोन वापस करते नहीं हैं। बैंक वाले भी थोड़े तगड़े थे, केस फाइल कर दिया, केस जीत गए। कोर्ट ने हुक्म दिया मेरे एम्प्लॉयर को, भाई तारिक तुनियों की सैलरी से हर दफ़ा 40,000 रुपये निकालो और बैंक को दे दो। अब सपोज करें मैं 3 लाख रुपए की सैलरी थी, 40 माइनस हो गया, कितना बचा? 260। मैं बोल रहा हूँ एफबीआर को मेरी इनकम 260 है, मेरी इनकम 260 है। वो क्या बोलेंगे? 3 लाख है। तेरी इनकम 3 लाख के 260 नहीं है। जो तेरे लिए अंडर द लॉ, अंडर द लॉ इस्तेमाल हुआ ना, ये क्या लिखा था? अंडर अ लॉ, बाय पर्सन के कहने पे या कानून के कहने पे। कानून ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा सैलरी से पैसे निकाल, इसका कर्जा वापस कर, तो वो लीगल एप्लीकेशन बन गई। इसका मतलब क्या है? ये भी रिसीट हो गई। तो मुझे बताएं कि अप्लाइड ऑन बिहाफ की 2 किस्में क्या हैं? हमारे कहने पे या कानून के कहने पे वो हमारे लिए खर्चा हो, करेक्ट। तीसरा क्या है भाई? मेड अवेलेबल। अब मेड अवेलेबल किसको कहते हैं? इनकम का उसने लिफाफा बना के रखा हुआ है, हम जा ही नहीं रहे। भाई क्या उसकी सैलरी मैंने बंद कर दी? उसने नहीं, मैं जब चाहूँ ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो जा क्यों नहीं रहा? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बस ये 31 गुजर जाए, अगला महीना शुरू हो, क्योंकि अगला महीना है 1 जुलाई। अगला महीना है 1 जुलाई, क्योंकि ईयर चेंज हो रहा है। और मैं बोलूँगा मैंने तो 1 जुलाई पे रिसीव किया, इसीलिए अगले साल टैक्स करना, इस साल टैक्स नहीं करना, क्योंकि सैलरी किस बेसिस पे टैक्स होती है। तो कहता है ये चालाकियाँ नहीं चलेंगी। ये चालाकियाँ क्यों नहीं चलेंगी? कि तुम्हारी जब मेड अवेलेबल हो गई तो मतलब क्या है? वो रिसीव हो गई ना। अब तुम अगले दिन रिसीव करोगे, इसका मतलब क्या अगले साल चली जाएगी? नो। चलो अब मुझे एक बात बताओ, दोबारा सुनना। मैं आपसे 3 नहीं, एक सवाल तो वो वैसे ही क्लियर है ना, सैलरी में डिडक्शन अलाउ नहीं होती। अब याद रखना जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ये याद रखना। पहले मुझे बताएं 2 बेसिक सवाल कौन से हम हेड से पूछते हैं? एक पूछते हैं कि इस हेड में कौन सा अमाउंट चार्ज होगा। दूसरा क्या पूछते हैं? किस बेसिस पे होगा? बताएं अमाउंट कौन सा चार्ज होगा? सैलरी। किस बेसिस पे? रिसीव्ड बेसिस पे। अब बताओ रिसीव की मीनिंग। 3 तरीके से रिसीट ऑफ इनकम होती है, बोलो। एक्चुअली रिसीव्ड, अप्लाइड ऑन बिहाफ, शाबाश, मेड अवेलेबल। हाँ ऑनलाइन, एक सेकंड में कंफर्म कर लूँ सबका। भाई समझ आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ गया? साहिल, ओमानी, कासिम, बाकी सारे बच्चे समझ आ गया? बच्चों जल्दी कंफर्म कर लो। चलो भाई अब जरा रुको, जिस सवाल पूछो तो मैं आगे जाता हूँ। हाँ देखिए, मैं अगर रिसीव ही नहीं कर सकूं, मेरे रिसीव ही ना कर सकूं किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, कोई ऐसे हालात हैं कि मैं रिसीव करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकता, तो मेड अवेलेबल नहीं हुई ना यार। एम्प्लॉयर की तरफ से तो ये मेरी तरफ से थोड़ी हुई। तो मैं रिसीव तो कर पाऊँ ना उसको। मेड अवेलेबल का मतलब मेरी तरफ से भी तो हो ना। चले भाई अब तवज्जो कीजिएगा। पहला कोर अमाउंट याद हो चुका है आपको? कितनी लंबी चीज़ें याद कराई थी कोर अमाउंट की, इतनी लंबी कि वो एक जुमले में आ गई थी। कौन सी? या एक लफ्ज़ में आ चुकी थी कोर अमाउंट की सारी बातें। बताओ क्या थी वो? कि कोर अमाउंट टैक्सेबल है, फुली टैक्सेबल है। इतना ही तो याद करना है आपने, उसमें कुछ भी याद नहीं करना। बस ये याद रखना है कि जो चीज़ें किस में आएंगी? कोर अमाउंट में आएंगी। वो क्या बनेगी? फुली टैक्सेबल। चलो बेटा अब बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। साहिल तवज्जो आगे बेटा, रिपीट करूँगा सारी चीज़ें, टेंशन ना लो। आओ मेरा बच्चा इस पे, पहले इस फ्लो चार्ट को देखो। अलाउंस में 2 बातें कौन सी थी जो कल बताई थी? एक तो कैश में होगा और उसका बेनिफिट जिसके लिए वो दिया गया है, जो पर्पज़ है उसके नाम में होगा। उसके नाम में बता होता है क्यों दिया गया। मैं मिसाल देता हूँ, मेडिकल अलाउंस क्यों मिला? उम्रा करने के लिए। मेडिकल अलाउंस क्यों मिला? एंटरटेनमेंट के लिए। मुझे मेडिकल अलाउंस मिलता है ताकि मैं क्या करूँ? मूवी देखूँ हर दफ़ा।
मूवी का टिकट मिलता है। भाई मेडिकल पर्पज होगा ना। अलाउंस का क्या मतलब होगा? कैश, पैसे आ रहे हैं, काइंड का बेनिफिट नहीं है। अगर आपको उसने कार्ड बना के दिया कि ये एम्प्लॉयमेंट कार्ड है, कभी भी बीमार पड़ो हॉस्पिटल चले जाना, क्लिनिक चले जाना, तुम्हारा मुफ्त में इलाज होगा, ये अलाउंस है या बेनिफिट है? बेनिफिट है। अलाउंस में पैसे आते हैं। आप बात समझ रहे हो मेरी? तो ये क्लियर कर लो। हम जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अलाउंस की। अलाउंस का मतलब पैसे आ रहे हैं। तो एक तो कोर अमाउंट, फिर अलाउंसेस। तो आप देखोगे लिखा होता है बेसिक सैलरी, बोनस, फिर लिखा होता है क्या? कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये अलाउंसेस होते हैं। अलाउंसेस कैश में होते हैं। इसकी टैक्स स्टेटमेंट का पहले उसूल सीख लो। उसूल क्या है बेटा? सबसे पहले अलाउंसेस क्या हैं? फुली टैक्सेबल हैं। क्या हैं? फुली टैक्सेबल। बेसिक किससे स्टार्ट करेंगे हम? सिवाय दो केसेस के। नंबर 1, अगर वो अलाउंस अंडर द लॉ एग्जेम्प्ट हो गया तो टैक्स नहीं लगेगा। तो हमें बताया जाएगा ना कौन कौन सा अलाउंस एग्जेम्प्ट है, तो हम उसको याद कर लेंगे कि हाँ ये वाला अलाउंस एग्जेम्प्ट है। और दूसरा, अगर वो अलाउंस खर्च हो गया, सर जी कहाँ खर्च हो गया? परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। पैसे मिले तो सही, मगर आपकी ज़ात को फ़ायदा उस पैसे ने नहीं दिया, कंपनी के काम में खर्च हो गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ, इंटरटेनमेंट अलाउंस अगर दिया गया है मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव को, मार्केटिंग के मैनेजर को, कि भाई कस्टमर तेरे पास आएंगे या कहीं तू जाएगा तो इतने पैसे तुझे हम दे रहे हैं ताकि तुम कस्टमर के लिए खर्च करना। ब्रांच मैनेजर को अब उसको अपनी सैलरी मिल रही है, सपोज कर लो 3.5 लाख, मगर उसको महीने के 50,000 भी दिए जा रहे हैं, महीने के 80,000 भी दिए जा रहे हैं, या महीने के 25,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं, ताकि उससे वो खर्चा कर सके। किस पे? कस्टमर पे, बिजनेस पे। तो ये इंटरटेनमेंट अलाउंस उसका बेनिफिट है कि नहीं है? किसका? बिजनेस का बेनिफिट है, मगर एम्प्लॉय का बेनिफिट तो सैलरी में शामिल नहीं होगा। मगर यही 25,000 उसको दिए जाएं कि जा बच्चों के साथ चिल कर। तुम्हारी मर्जी है ना भाई। साल में एक दफ़ा हम तुम्हें इंटरटेनमेंट अलाउंस देंगे 2 लाख रुपए, ताकि तू 3 दिन की छुट्टी ले या 7 दिन की छुट्टी ले। आपको हमने दिए हैं कितने? 3 लाख। कुछ अपने जोड़ और अच्छा काम करने थाईलैंड जा, घूमने फिरने के लिए। अच्छे लोग हैं वहाँ के, मैं तो बता ही चुका हूँ ना आपको, ठीक है? तो घूमने के लिए तो ये वाला जो अमाउंट होगा वो उसकी ज़ात को फ़ायदा दे रहा है, और ये टैक्सेबल है। कैसे टैक्सेबल है? क्योंकि उसकी ज़ात को फ़ायदा दे रहा है। तो मुझे एक बात बताएं कि वो अलाउंस जो कहाँ खर्च हो जाए? नहीं, कहाँ खर्च हो जाए? पर ये लफ्ज़ मुझे याद कराने आपको, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ कहाँ खर्च हो जाए? परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ में खर्च हो जाए वो टैक्स। ये पॉइंट 1 है, इस पर अभी चेंजेस भी आएंगी। इसको मिसयूज़ किया गया था इसलिए चेंज कर दिया गया था इसको, अभी के लिए याद रखो। चलो बताओ मुझे अलाउंस की ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले क्या है वो? किन 2 केसेस में टैक्स नहीं होगा? एग्जेम्प्ट हो, लफ्ज़ ये गलत है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी में खर्च हो जाए। चले भाई टीसीएस वाला, रुको, टीसीएस वाले को दिए गए, मैं मिसाल देता हूँ भाई, साल के लिए एक टीसीएस का कोरियर का लड़का है, उसको साल के लिए दिए जा रहे हैं सपोज कर लो 40,000, और उसको कह रहा है कि तुम ये 40,000 रुपये ना वर्दी पे जो पहनते हो ना, उसमें यूनिफॉर्म पे खर्च करना। तो वो जो 40,000 की यूनिफॉर्म वो लेता है, 3-4 यूनिफॉर्म ले लेगा या साल भर की यूनिफॉर्म ले लेगा, तो मुझे बताएं वो यूनिफॉर्म पहन के शादियों पे जाता है? टीसीएस ऐसे दिखा रहा है, टीसीएस भाई ये देखो टीसीएस। हाँ, क्या करते हो वहाँ? बाइक चलाता हूँ। क्यों? डिलीवरी बॉय हूँ। तो वो तो कहेगा नहीं यार, वो तो दूसरा फ्यूल का खर्चा था, फ्यूल का। भाई मगर फ्यूल कहाँ खर्च हो गया? बीच पे गया क्या? हाँ, कहाँ गया? डिलीवर करने के लिए। तो मुझे बताएं, इस कोरियर बॉय को जो वर्दी के पैसे और जो फ्यूल के पैसे मिले, ये टैक्स होंगे कि नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? उसकी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। यार बिजनेस बोलोगे कैलकुलेटर मारूंगा आप तुम्हें। क्या बोलना चाहिए? परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। ठीक है बेटा, चलें अब रिपीट करें। नंबर 1 पहला पॉइंट अलाउंस का क्या है? फुली टैक्सेबल, सिवाय 2 केसेस में। कौन से? एग्जेम्प्ट या परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। शाबाश, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, ऐसा हो तो क्या करें?
अभी मेरी पीए है ना जो मेरे पास ऑफिस में, उसने ऐसा ही किया। उसके हस्बैंड जो है वो काम करते स्टेट बैंक में, सिंगापुर में उसकी ट्रेनिंग लगी, मेरे पास आई, सर छुट्टी चाहिए। छुट्टी क्यों चाहिए तुझे? सर हस्बैंड सिंगापुर जा रहे हैं तो अकेला नहीं जाए इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। वो उसने कहा सर हम भी जाएँ, वो मज़ा लेके आए, कोई 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है। मैंने कहा ठीक, बिस्मिल्लाह जाओ ज़रूर। तो अपने बच्चे को भी, मगर बात यह है कि इसका खर्चा किसने किया? असल चीज़ खर्चे पे है ना। खर्चा अगर उन्होंने अपनी ज़ात से किया तो काहे का बेनिफिट यार? अगर एम्प्लॉयर ने किया तो वो खर्चा टैक्स होगा जो तुम्हारी ज़ात पे हुआ, यानी पर्सनल के लिए। तो ट्रेनिंग वाला तो गया, चूँकि वो तुम सरकारी काम से एम्प्लॉयर के लिए आए थे। बीवी को जो लाए, शुक्र है बीवी को लाए, और बच्चा भी साथ था। आई बात सर, वो अगर खर्चा एम्प्लॉयर करेगा तो वो आपका ज़ाती बेनिफिट टैक्स होगा। बेसिक उसूल इसीलिए लफ्ज़ हैं 2, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, परफॉर्मेंस ऑफ, बस ये देख लो पैसा कहाँ खर्च हुआ, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी पे हुआ टैक्स नहीं होगा, और उस आपकी ज़ात पे हुआ तो टैक्स होगा। चले बेटा आगे बढ़े। हाँ, अब वो कहता है जी मैं अपना ज़ाती का, अगर वो ईमानदार शख्स है, अल्लाह से उसको खौफ खुदा भी है, उसने एम्प्लॉयर को जाके बताया सर आपने जो 10,000 रुपये दिए थे उससे 2,000 मैंने ज़ाती इस्तेमाल में किया है। तो उसने कहा चल तू सिमरन जीने अपनी ज़िंदगी, माफ़ तुझे, तो वो 2,000 फिर टैक्स होंगे। अगर वो उसको ये बोल देना कि तुम्हारा ज़ाती इस्तेमाल भी तुम्हें खैर जाने दे रहा हूँ, मेरी तरफ से ये ज़ाती इस्तेमाल कर लो, तो फिर टैक्स होगा क्योंकि उसकी ज़ात पे खर्च हुआ है। मगर जो 8,000 रुपये उसने काम के लिए फ्यूल डलवाया था वो टैक्स नहीं होगा। हाँ, कमाल की बात यह है कि एफबीआर को फरिश्ते बताएंगे, वैसे तो नहीं पता चलता, फरिश्ते बता सकते हैं। या फिर वही बात है कि जो एक बंदा हो, एक खौफ खुदा रखता हो, बताओ आज तक किसी ने हमें नहीं बताया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो टेंशन ना लो, आई के पेपर में दे सकता है मगर पता नहीं चलता हमें, और बताना भी नहीं चाहिए, ठीक है? बताओगे तो नोटिस आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल भी करना है। अब आते हैं एक लिस्ट की तरफ। अब वापस नंबर 2 पे आए। उसूल पढ़ लिया था आपने अलाउंस का? अलाउंस का उसूल क्या था? फुली टैक्सेबल, सिवाय 2 केसेस के, कौन से? एग्जेम्प्ट या परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। हो गया, याद हो गया? आपके ग्रिप में आ रहा है सैलरी के? नहीं आ रहा? आ रहा है। बताएं कोर अमाउंट की ट्रीटमेंट क्या थी? खत्म बात। अलाउंस की क्या थी? नहीं, आगे भी तो बात कर। फुली टैक्सेबल सिवाय उस वक्त जब वो एग्जेम्प्ट हो या ओके। अब आओ हमारी बुक में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 12 में, जहाँ सब सेक्शन 2 में सैलरी डिफाइंड है, उसमें लिस्ट भी गिवन अलाउंसेस की, और वो ये है, ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? अब डिटेल में जा रहे हैं। अमाउंट ऑफ अलाउंस प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग फॉलोइंग। इसका मतलब ये लिस्ट मुकम्मल नहीं है। क्यों? इंक्लूडिंग का मतलब एग्जाम्पल दे रहा है लॉ। इसका मतलब और अलाउंस भी आ सकते हैं, इस तक महदूद नहीं रहना। मगर उसूल याद रखना, उसूल याद रखना, नाम कुछ भी हो। मुझे इसको देख के बताओ, तुम्हें कहीं पे लेजीनेस अलाउंस नजर आ रहा है? लेजीनेस अलाउंस है? कैसे हो सकता है? पागल सोच क्यों रहे हो तुम लोग? कोई एम्प्लॉयर लेजीनेस को इंकरेज करेगा कि ये ले बेटा तू सोता रहे, तुझे 10,000 रुपये देंगे लेजीनेस अलाउंस की? सोच कैसे रहते? लेजीनेस ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अरे भाई लेजीनेस अलाउंस कहाँ से आएगा? हाँ, सीनियरिटी अलाउंस हो सकता है। सीनियरिटी, सीनियर ऑफिसर, सीनियर एम्प्लॉई, सिटीजन। क्यों यार, तुझे मतलब कुछ अच्छा भी तो सोच यार तू, ठीक है? तो सीनियरिटी का मतलब वो जॉब में सीनियर है भाई, तो उसको पैसे मिल सकते हैं, सीनियर है। अच्छा, पीएचडी अलाउंस भी हो सकता है, पीएचडी अलाउंस भी होता है भाई, मैंने खुद देखे ये चीज़ें। अभी एम्प्लॉयर की मर्जी ना, कुछ सी का भी अलाउंस दे दे, किसी चीज़ का भी अलाउंस दे दे, कि फ़र्क पैदा है भाई? ठीक है, अलाउंस अलाउंस है, एम्प्लॉयर की मर्जी। आए पहला देखें, पहला है कोला, कोला कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। आपने क्या सोचा था? मक्का कोला, कोको कोला, रोज़े में हर चीज़ वहाँ नज़र आती है, कोला शाम को। हाँ नहीं भाई, ये कोई कोला नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस क्या होता है? सपोज कर लो एक बंदे को ट्रांसफ़र किया गया है वन सिटी से टू अनदर सिटी। सिटी थी जो फर्स्ट सिटी जहाँ वो काम करता था वो लो कॉस्ट थी, क्योंकि वो छोटा शहर था, मगर फिर उसको मेट्रोपॉलिटन में ट्रांसफ़र कर दिया गया।
छोटे शहर में 70,000 पे वो खुश था, क्योंकि रेंट भी सस्ता, ट्रांसपोर्टेशन भी, हर चीज़ सस्ती थी, तो उसका गुजारा हो रहा था, कुछ सेविंग भी थी। मगर जब उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी में ट्रांसफ़र किया गया, पता चला यहाँ तो 50,000 रेंट के गए, तो क्या बढ़ गई, क्या बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई उसकी, ट्रांसफ़र से उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। अब उसको पैसे देने पड़ेंगे, वरना वो गड़बड़ करेगा या भीख मांगेगा, मतलब कुछ तो यहाँ कर्जे लेता रहेगा। तो अगर एम्प्लॉयर ऐसे हालात में जब क्या बढ़ जाए, कोला बढ़ जाए, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाए, तो ऐसे सूरत में अगर पैसे देता है एम्प्लॉयर, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, या उसको कहते हैं डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या है? प्यार मोहब्बत वाला। मैंने भी उस्ताद को यही सवाल पूछा था, सर ये डियरनेस का मतलब प्यार मोहब्बत है? कहता है नहीं, डियरनेस का मतलब है इन्फ्लेशन। डियरनेस की मीनिंग इन्फ्लेशन भी है भाई, ये इन्फ्लेशन की वजह से मिल रहा है। तो डियरनेस अलाउंस लिख लें, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है। इसको डियरनेस अलाउंस भी लिखता है वो। डियरनेस अलाउंस का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ने से भी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है, उस वक्त भी तो ये पैसे मिल सकते हैं, तो किसी नाम से भी मिले, मगर वजह क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने की वजह से। टैक्स ट्रीटमेंट क्या है इसकी? फुली टैक्सेबल। कोला की ट्रीटमेंट क्या है? पी लो, बॉटल खोलो पी लो। ये क्या ट्रीटमेंट है यार, तो कोला को क्या करोगे? डियरनेस अलाउंस उसके फौरी बाद लिखा है हमने ताकि आपको याद रहे। अब ये सबसिस्टेंस अलाउंस, ये टंग ट्विस्टर है, सबसिस्टेंस अलाउंस है ना, टंग ट्विस्टर है ये। तो सबसिस्टेंस अलाउंस किसको कहते हैं मेरे बच्चों, तवज्जो करना। अच्छा, ये पाकिस्तान में तो मुझे कहीं भी नहीं मिला, कानून में तो लिखा था, तो मैंने इसको ढूंढा, रिसर्च किया। 007 लफ्ज़ों के पीछे रिसर्च करी है मैंने, बड़ा अरसा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लगाया मैंने, तो तब जाके ये चीज़ें सीखी जो अब आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो पाकिस्तान का जो लॉ है वो और इंडिया का जो लॉ है, दोनों एक ही माँ की औलाद है, जुड़वा भाई हैं, और वो माँ है इनकम टैक्स एक्ट 1922। सर ये क्या बात की आपने, इनकम टैक्स एक्ट 1922 पे क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपको एक रीज़न समझ आएगी, कानून ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है, लॉजिक भी तो बताऊंगा ना। तो पाकिस्तान जब बना उस वक्त हमारा कानून था इनकम टैक्स एक्ट 1922, और ये चला 1979 तक, 1979 तक ये कानून चला हमारा, क्योंकि 1979 में आया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979, और ये चला 2001 तक, क्योंकि उसके बाद आ गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। हमारे मुल्क में कितने टैक्स लॉ आ चुके हैं? तीन टैक्स लॉ आ चुके हैं। ये रिपील हो चुके हैं, ये रिपील हो चुके हैं, ये इस वक्त चल रहा है, पता नहीं। हाँ, इसको 2001 में आके इसको हमने रीराइट किया, सारा कानून दोबारा हमने बनाया। अब तवज्जो करना, 1922 एक्ट इंडिया का भी था, उन्होंने भी इसको फॉलो किया था, क्योंकि हम तो सेम ओरिजिन से थे, सेम रूट था हमारा कानून के लिए 1922 एक्ट। तो मैंने कहा उसमें ढूंढो, रिसर्च करो, तो मुझे एक इंडिया का केस मिल गया पुराना, वहाँ से पता चला कि ये सबसिस्टेंस अलाउंस कहते किसको हैं। वो केस ये था, रियल केस आया था। रियल केस ये था कि एक इंडिया के किसी गांव से बंदा, कोई गरीब बंदा जिसको जॉब मिलती है शहर में, तो इतना गरीब था कि वो शहर के कर्ज जो किराया भी ना बस का वो लोन पे लेके आया था, और जब पहुंचा जॉब पे तो एम्प्लॉयर को बताया कि भाई मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं हैं, तुम तो सैलरी मुझे दोगे 30 तारीख पे, आज मैंने फर्स्ट पे ज्वाइन किया है, 30 तारीख तक मेरे लिए मुश्किल होगी। तो एम्प्लॉयर ने इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सैलरी के अलावा पैसे दिए थे, सैलरी के ऊपर पैसे दिए थे कि चलो तुम्हारी सैलरी, मसलन उस वक्त अगर कोई 40,000 रुपये की सैलरी थी तो उसको कहा अच्छा ये 20,000 रुपये तुम हमारी तरफ से रख लो, और उसका नाम क्या रखा था? सबसिस्ट करने का मतलब क्या है? सबसिस्ट करने का मतलब है मुश्किल से ज़िंदा रह पाना, ज़रूरियात बस पूरी कर पाना। तो उसको खाने पीने के पैसे दिए गए थे। अब सवाल इस पे उठा कि क्या ये सबसिस्टेंस अलाउंस टैक्सेबल है कि नहीं है? लॉ ने क्या कहा?
तो है नहीं है क्या मतलब? इमोशनल हो गई बाजी, किस्सा सुना दिया इमोशनल। आपको पता है टैक्स लॉ में इमोशन ड्रामा नहीं चलता, टैक्स लॉ अंधा है, इनकम देखेगा नजर पड़ जाती है उसकी, और क्या बोलता है मैं तो उसको टैक्स करूंगा। तो कभी कभी मैं इमोशनल कहानी सुना के रुला दूंगा, आखिर में पूछूंगा ट्रीटमेंट क्या बोलोगे? सर टैक्सेबल, हम उसको अपनी जेब से हेल्प करेंगे मगर टैक्स नहीं छोड़ेंगे। क्यों? टैक्स उस पर लगेगा। तो तभी तो अपना फायदा देखेगी ना गवर्नमेंट। तुम्हें क्या लगता है कि आवाम का फायदा देखेगी वो? चले सब्सिस्टेंस अलाउंस की टैक्स ट्रीटमेंट बताएं। फुली टैक्सेबल कहते किसको हैं? सैलरी ड्यू होने से पहले खाने पीने के पैसे मिलते हैं इसके। अच्छा हाउस रेंट अलाउंस क्या है भाई? घर का रेंट। भाई घर का रेंट पैसे मिले या घर मिला? पैसे आए या घर आया? पैसे आए ना, फिर हमने क्या किया उससे? रेंट पे ले लिया, रेंट पे दे दिया घर का, ये फुली टैक्सेबल है। यूटिलिटीज में क्या मिला? घर में बिजली आ गई या पैसे आए? हमने क्या किया उसका? बिजली का बिल पे किया। एजुकेशन अलाउंस क्या हुआ? भाई किसकी एजुकेशन? खुद की अगर होती तो वो नौकरी कैसे मिली उसको? उसको तो निकाल के फिर दोबारा भेजना चाहिए, चल तू पढ़। तो बच्चों की एजुकेशन है। हाँ मगर वो ट्रेनिंग होगा, याद रखना ट्रेनिंग पे खर्चा टैक्स नहीं होगा। क्यों भाई? परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है ना यार, वो तो तुम इसलिए ट्रेन कर रहे हो ताकि मैं बेहतर काम कर सकूं, बट एजुकेशन टैक्स होगी। इंटरटेनमेंट कब टैक्स होगी बोलो? जब आपकी जाती इंटरटेनमेंट हो। अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए तो नहीं होगी। और ट्रेवल किसके साथ? नहीं सॉरी ट्रेवल ट्रेवल मतलब किस मकसद के लिए? क्या काम के लिए या ज़ात के लिए? चले भाई एक फैक्ट्री लगी हुई है साइट एरिया में, और आपको कहा गया चल बेटा सुबह से निकल, और आपको टैक्सी वैक्सी का किराया दे दिया गया, और जाके विज़िट करके और पूरी सेफ्टी चेक करके आके भाई फायर के लिए सेफ्टी है कि नहीं, आप चले गए। आप वापस आए शाम को, आपको किराया विराया मिला था, ट्रेवल आपने किया विद इन सिटी। तो ट्रेवल आपने किस लिए किया? दोस्त से मिलने के लिए, शादी पे जाने के लिए, कोई एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं, किसके लिए? तो हम टैक्स नहीं करेंगे। तो ये कौन सा ट्रेवल है ये? ओ थाईलैंड वाला भाई, थाईलैंड वाला है, मतलब जाती वो ही है भाई, हम अपने मर गए। तो इसका मतलब क्या है? अब जरा गौर से लफ्जों को देखो, ये रट्टा नहीं लगाना बेटा, लिस्ट नहीं याद करनी, मगर देखो तो समझ जाओ कि ये वहां है। इतना याद जरूर करना है कि देखो तो बोलो ये अलाउंस है, इसकी ये ट्रीटमेंट है। अलाउंस को याद भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर नाम के पीछे क्या नजर आएगा? अलाउंस। और अलाउंस का मतलब, अब मुझे एक बात बताएं, इन अलाउंसेस की ट्रीटमेंट क्या थी? फुली टैक्सेबल थी। मगर इन्हीं में से अभी एग्जाम्प्ट नहीं आया, इनमें एग्जाम्प्ट नहीं आया, मगर इनमें कुछ ऐसे थे जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी में खर्च हो सकते हैं, और अगर वहां खर्च हुए तो वो फुली टैक्स नहीं, एग्जाम्प्ट होंगे, टैक्स नहीं करेंगे। बताएं कौन सा ऐसा था? एंटरटेनमेंट था, ट्रेवल था, ठीक है, इवन यूटिलिटी भी है, ऑफिस का खर्चा, ऑफिस की यूटिलिटी, रेंट भी सरकारी हो सकता है भाई, आपका कंपनी के लिए हो सकता है। इन एनी केस सुनिएगा मेरी बात, अलाउंस भी बड़ा आसान था कि नहीं था? अब अलाउंस की आखिरी बात बहुत मुश्किल है नहीं? मुश्किल समझते हैं बच्चे। तो मैंने इसीलिए क्या किया है, इस दफ़ा उसका भी मास्टर शीट में एक मैंने चार्ट बना दिया है, और बहुत तवज्जो से सुनोगे तो बेटा आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या बात है। ये स्पेशल अलाउंस में बता रहा हूँ, ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन किस में है? जहाँ ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट में खर्च हो जाए, इसको भी मैं कवर नहीं कर रहा, ठीक है, इसको मैं भी नहीं कवर कर रहा, इसको एंड पे कवर करूँगा, बिल्कुल एंड पे। अब आएँ ज़रा ये देखें कि एक अलाउंस और है, ये स्पेशल अलाउंस कवर होगा बेटा, अभी एंड पे कवर होगा ये वाला। ये देखें, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इस अलाउंस की ट्रीटमेंट क्या है? ये देख लो जहाँ पे मैं ये एरो से तुम्हें बता रहा हूँ, इस अलाउंस की क्या ट्रीटमेंट है। मैं बेहतरीन यार, बेहतरीन, शाबाश। इसी को देखना था कि तुम कितने अटेंटिव हो तुम लोग। अलाउंस कहाँ है यार? अलाउंस थोड़ी है, अलाउंस पे क्या आता है? पैसे। गौर से पढ़ो, क्या मिला है? फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिली है ना, तो बेनिफिट है, अलाउंस थोड़ी है। अलाउंस में क्या आता है?
पैसे 20,000 लिखा होता, 1.5 लाख लिखा होता, तब हम अलाउंस कहते हैं। मेडिकल के लिए पैसे आना अलग है, मेडिकल ट्रीटमेंट होना अलग है। बेटा तो ये अलाउंस नहीं है, ये परक्विजिट है, मगर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अलाउंस के साथ मिला के पढ़ूंगा, क्योंकि अलाउंस इस पे डिपेंड करता है। इसको पढ़ाए बगैर हम अलाउंस नहीं समझ सकते। कौन सा अलाउंस? मेडिकल अलाउंस। ठीक है, चलें अब इसको पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है? अगर एम्प्लॉयर ने आपको क्या दिया है? फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट। यहाँ क्या दिया है? हॉस्पिटल। यहाँ क्या मिला है? बोथ। बोथ का क्या मतलब? ओके। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल चार्जेस का मतलब क्या है? अपनी जेब से जाके खर्चा कर लो और पैसे ले लो आके बिल की फॉर्म में। हॉस्पिटल चार्जेस आप बोथ हैं, दोनों एक ही, मगर तरीका डिफरेंट है। एक में आपको 1 रुपया भी नहीं निकालना पड़ेगा जेब से, एम्प्लॉयर दे देगा। दूसरे में अपनी से जेब से पैसा खर्च करके वापस ले लोगे, मगर अलाउंस फिर भी नहीं है। ये दोनों अलाउंस में पैसे आते हैं। अब सुने, ये दोनों बेनिफिट्स कब मिलते हैं? प्री कंडीशन क्या है? बीमार पड़ना। बीमार पड़ोगे तो मेडिकल चार्जेस दोगे ना, बीमार पड़ोगे तो हॉस्पिटल जाओगे ना, मगर अलाउंस में बीमार पड़ना ज़रूरी नहीं है। पूरा साल आप कुछ भी, एक दफ़ा सर दर्द भी नहीं हुआ, फिर भी पैसे आते रहेंगे आपको, क्योंकि एम्प्लॉयर ने क्या कहा था? मेडिकल अलाउंस दूंगा। आई बात समझ? अब मेडिकल, इसका मतलब 2 तरीके से मिलता है। मेडिकल 2 तरीके से मिलता है, एक बेनिफिट्स, दूसरा अलाउंस। एक बेनिफिट, दूसरा अलाउंस। अब छोड़ो इनको, डिटेल में जाऊंगा ही नहीं, मैं पहले याद कराऊंगा आपको। मेडिकल के, नाला में आता हूं बेटा तुम्हारे सवाल की तरफ। मेडिकल के लिए एम्प्लॉयर आपको 2 तरीके से बेनिफिट दे सकता है। एक कैसे? मेडिकल के क्या देगा वो? नहीं, क्या उसको जनरल क्या बोलेंगे? बेनिफिट्स। यहाँ क्या देगा? अलाउंस। अब इसमें बीमार पड़ना किस में ज़रूरी है? ये है 1, ये है 2। बताओ 1 और 2 में बीमार पड़ना किस में ज़रूरी है? अगर आप बीमार नहीं होते 1 के बेनिफिट्स मिलेंगे नहीं, मगर आपको बीमार नहीं पड़ते 2 फिर भी मिलेगा। ओके, क्यों? उसमें पैसा आ रहा होता है। जी बेटा, वो सेम कवर है, सब कवर है, सब कवर है। कार्ड भी इसी का ही है ना, बेनिफिट्स के लिए है ना। अब मेडिकल बेनिफिट्स गिनवाओ ज़रा, मुझे गिनवाओ। पहला क्या था इसमें? फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट। क्या था? और फ्री हॉस्पिटलाइजेशन। और क्या था? बोथ। और दूसरी तरफ क्या लिखा था? रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल चार्जेस या रीइंबर्समेंट ऑफ हॉस्पिटल चार्जेस। बोथ। इन बेनिफिट्स की ट्रीटमेंट क्या है? ये एग्जेम्प्ट हैं। क्या है ये? एग्जेम्प्ट है। अब इसका एक केस सुने। एक वर्कर फैक्ट्री में काम करते हुए जख्मी हो गया, उसकी सर्जरी पे कंपनी को 10 लाख का खर्चा करना पड़ा। बताएं 10 लाख रुपए वर्कर की सैलरी में ऐड होगा? अगर वर्कर की सैलरी में 10 लाख ऐड होता ना, होश आते ही उसको हार्ट अटैक हो जाएगा फिर दोबारा, क्योंकि कहेगा 10 लाख पे जो टैक्स बनेगा वो मैं कहाँ से दूंगा, वो तो वर्कर है। तो उसकी सैलरी में ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्या है ये? एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट है। बस एक बात सुन लो, ये एग्जेम्प्ट है बशर्ते के 3 कंडीशन फुलफिल हों। पहली कंडीशन क्या है? चूंकि आप रिवाइज इस दर से करोगे, यहीं से देख लो। ये देखो क्या लिखा है? फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन आर बोथ, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल चार्जेस, हॉस्पिटल चार्जेस आर बोथ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई आर एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू कंडीशंस। कौन सी? पहली कंडीशन क्या है? मेडिकल बेनिफिट इज प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विथ, ये 3 लफ्ज याद रखो, विथ व्हाट? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा था कि आपको बेनिफिट मिलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो अपॉइंटमेंट लेटर निकालोगे पहले दिन वाला, देखो कि मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उसमें टर्म्स लिखे होते थे। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्यों बहुत कंडीशन रखी है भाई इसको। ये देखो क्यों रखी है। पहले तो मुझे बताएं, मेडिकल बेनिफिट्स की ट्रीटमेंट अभी अभी आपने क्या पढ़ी? टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? क्या पढ़ी आपने? टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट पढ़ी ना। अब सुने, एक बंदा जाता है एम्प्लॉयर के पास, सर जी ये मैं बीमार पड़ गया हूँ, मुझे खर्चा आ रहा है 6 लाख रुपए का, मुझे मेरे लिए खर्चा करो। एम्प्लॉयर कहता है
तेरे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, नशा तो नहीं करके आया, तेरे लिए खर्चा ये नहीं होता, तुझे तो पता है तेरे लिए, तुम इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते, तुम्हारे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है ही नहीं, तुम कैसे इस तरह के डिमांड करते हो? जाओ अपनी सैलरी से खर्चा करो, लोन लो, आपकी मर्जी, मैं क्यों करूं? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से हटके तो खर्चा थोड़ी करेगा वो। उसने कहा नहीं नहीं सर जी, नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं आया कि आप खर्चा करो, मैं इसलिए आया हूं कि आप मेरी सैलरी से ही 6 लाख रुपए निकाल लो, मेरी सैलरी से ही 6 लाख रुपए निकाल लो, और वही 6 लाख रुपए अब मुझे किस नाम से दे दो? मैं तो वैसे ही खर्चा करने वाला हूं ना, तो इस साल फायदे में हो जाऊंगा। सर कैसे फायदे में हो जाऊंगा? सर जी मेरी सैलरी है 11 लाख रुपए, 11 लाख से मैं वैसे ही 6 लाख यहाँ खर्च करने वाला हूँ, सर्जरी वर्जरी होगी, मुझे पता है 6 लाख का खर्चा है, वो तुम माइनस कर लो और वो मेरे पे खर्चा करो। किस नाम से खर्चा करो? भाई ये मैंने इसको मेडिकल के खर्चे दिए हैं, तो इनकम टैक्स लॉ में वो मेडिकल के खर्चे क्या बन जाते हैं? एग्जैम्प्ट। सर इसको माइनस करवाओ तो कितना बचा? मेरे इस साल 1 रुपए का टैक्स नहीं लग रहा, इसलिए तेरे पास आया हूँ। ये 2 नंबरी देख रहे हो कैसे होती है? कितने क्रिएटिव लोग हैं। तो इसको रोकने के लिए, इसको पकड़ने के लिए, इसका दरवाज़ा बंद करने के लिए एक कंडीशन लगाई गई है ना 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 कि पेमेंट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक होगी। टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा, अच्छा 6 लाख दिए इसको, दिखा इसका लेटर किधर है? तुमने तो इसको देने ही नहीं थे, इसका मतलब इसके ही पैसे लग रहे हैं, समझ आई? इसके सैलरी के पैसे लग रहे हैं, सैलरी को डाइवर्ट करके एग्जेम्पशन में लेके जा रहे हो, तो टैक्स लॉ इसको, टैक्स डिपार्टमेंट इसको नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, और वो कौन सी थी? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। समझ आई क्यों है? मैंने कहा था ना क्यों का जवाब दूंगा। ये क्यों है? इसलिए है कि मिसयूज ना हो। कहा गया था ए एग्जेम्प्ट होगा, लाइन में बी भी खड़ा हो गया। भाई तुम किधर आ गए? हमने तो ए को एग्जेम्प्ट किया था, बी तो नहीं आना चाहिए ना लाइन में, तो वो भी आ जाएंगे। इसीलिए इसको कहा गया टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जेन्युइन हो लोग, वरना सैलरी कटवा के मेडिकल में डलवा देंगे और सैलरी कम रिसीव करेंगे और कहेंगे कि हम पे टैक्स नहीं है, सैलरी पूरी टैक्स होगी इस केस में भी। दूसरा क्या है? हॉस्पिटल या क्लिनिक के पास क्या हो? एनटीएन किसे कहते हैं? नेशनल टैक्स नंबर किसे कहते हैं? नेशनल टैक्स नंबर किसे कहते हैं? नेशनल टैक्स नंबर कहते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इनकम टैक्स का, 7 डिजिट रजिस्ट्रेशन, एनआईसी की तरह रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब सोचो मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ बीमार, ठीक है भाई, मेरे जो दोस्त है बाप बच्चे हैं वो लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल में, भाई जल्दी जल्दी पहुँचाओ, इसको इमरजेंसी है। तो मैं होश में आते ही क्या पूछ रहा हूँ, किस अस्पताल लेके जा रहे हो? फलाना। उससे पूछना उसके पास एनटीएन है कि नहीं है। अरे तो पागल हो गया है, तू इस हालत में भी एनटीएन का पूछ रहा है? तुझे तो पूछना चाहिए डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं, बचाएगा कि नहीं है? एनटीएन का क्यों पूछ रहे हो? कहता है अगर एनटीएन इसलिए पूछ रहा हूँ कि जितना मेरे पे खर्चा होगा एम्प्लॉयर करने वाला है, और अगर उसके पास एनटीएन नहीं है तो वो सारे पैसे मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। अब इसका रियल लाइफ एक केस बताता हूँ। पीएसओ बड़ी कंपनी है, उसके सीएफओ ने मुझे बताया कि एक क्लिनिक कराची में बना बड़ा ज़बरदस्त, आए हमारे पास कि जी अपने एम्प्लॉई के पैनल पे, पैनल बनाते हो ना तुम लोग, तो हमें भी नाम रख दो ताकि एम्प्लॉई हमारे यहाँ भी इलाज कराएं, हमसे डील करो। तो सीएफओ कहता है मैंने उससे पूछा आपके पास एनटीएन है? कहता है नहीं है। तो मैंने क्या कहा उनको, जाओ पहले एनटीएन ले आओ, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एनटीएन नहीं होगा तो हमारे एम्प्लॉय मारे जाएंगे। क्यों? जितने पैसे हम उनको देंगे वो टैक्सेबल बन जाएंगे। अब टैक्स लॉ की देखो कितने कमाल की विजडम है। सुनना सुनना सुनना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मकसद कहीं और। भाई तू तो एग्जेम्पशन दे रहा था, वहां डॉक्टरों को टैक्स नेट में ले आया, डॉक्टरों को क्लिनिक्स को टैक्स नेट में ले आया, फंसा दिया उनको। फंसाया कैसे? कहता है बेनिफिट उस वक्त मिलेगा जब डॉक्टर को तू मेरे लिए रजिस्टर करेगा। इसका मतलब अपना काम लोगों को दे दिया, खुद रजिस्ट्रेशन करनी थी ना। टैक्स डिपार्टमेंट तारीख तो नहीं हो, कमिश्नर साहब जा रहे हैं जी टैक्स पेयर रजिस्टर करने, मैंने आज पहुंच गए, हाँ भाई रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। ये काम नहीं करते, हम बैठ के चाय वाय पीते हैं, हाँ भाई आज रमज़ान नहीं पीते, और सारा दिन चाय पीते रहते हैं, गपशप। भाई वो लोग काम करते हैं ना हमारे लिए,
तो क्लिनिक जब जाएगी ना किसी बड़ी कंपनी के पास, वो कंपनी वाला उसको रजिस्टर करा देगा। देख रहे हो कैसे हमने लॉ बनाया, चालाक है कि नहीं है, कैसे हम पर्पज अचीव कर गए। कोई भी बड़ा क्लिनिक बगैर एनटीएन के काम क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं कि एफबीआर वाले आ जाते हैं, इसलिए कि बड़ा बिजनेस नहीं मिलता। बड़ा बिजनेस उसी वक्त मिलता है जब आप उसको एनटीएन दिखाओगे। और आखिरी क्या है, रीइंबर्समेंट की सूरत में नकली बिल तो हो सकते हैं ना, तो एम्प्लॉयर को कहा है वेरीफाई करना कि वो बिल जेन्युइन हो। तुम भी जिम्मेदार बन जाओगे कि अगर फेक बिल उसने दिए एम्प्लॉई ने तो उसको अटेस्ट कर लो। चलें, अब मुझे एक बात बताएं जल्दी जल्दी ताकि मैं इसको कंप्लीट करूं। पहली बात मुझे बताएं, मेडिकल बेनिफिट्स की ट्रीटमेंट क्या है? एग्जैम्प्ट। कंडीशंस कितनी थी? 3। कौन सी? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हो, एनटीएन हो और बिल्स अटेस्टेड हो। दोबारा बताओ, पहला, दूसरा और तीसरा। अब रुकें, ये ट्रीटमेंट आपने सुन ली। अब सुने, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको अलाउंस, अब अलाउंस की तरफ आ रहा हूँ, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिर हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ भाई, ये है मेडिकल बेनिफिट, ये है अलाउंस, ओके। अब सुनना, मेडिकल बेनिफिट की ट्रीटमेंट बताओ क्या है? एग्जाम्प्ट, बशर्ते के 3 कंडीशंस हो। कौन सी? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एनटीएन और। अब अगर हमें मिलता है क्या? अलाउंस। बताएं बेनिफिट आए या पैसे आए? ओके, रुको। अब सपोज करो दोनों आए। याद रखना, अगर आपको दोनों मिलते हैं तो पता है क्या है, सुनना, मेडिकल अलाउंस फुली टैक्स हो जाएगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। याद कर लो, अगर दोनों एक साथ थे, एम्प्लॉयर दोनों दे रहा है, बेनिफिट भी दे रहा है, कैश भी दे रहा है, अगर दोनों एक साथ हो, मेडिकल अलाउंस में क्या होगा बेटा? अब मैं ट्रीटमेंट किसकी पढ़ा रहा हूँ? अलाउंस की। अलाउंस, मेडिकल अलाउंस की बात कर रहा हूँ। अलाउंस अगर किसके साथ मिलके आए? बेनिफिट के साथ मिलके आए, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? फुली टैक्स। एक को छोड़ा, एक को टैक्स किया ना यार। इतना भी दरिया दिल नहीं है कि दोनों को छोड़ दे, कहेगा एक को छोड़ रहा हूँ, एक को टैक्स कर रहा हूँ। ओके, अब सुनो, अगर सिर्फ मिले, सुनना, अगर सिर्फ मिले मेडिकल अलाउंस, ना, रुको, तो ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जाम्प्ट है, मगर कितना? 10% खुद का नहीं, बेसिक सैलरी का। किसका? चलो बेटा, ये बात दोबारा सुनो। ये देखो, मेडिकल अलाउंस कहता है फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन आर बोथ। ऑनलाइन बेटा नजर आ रहा है आपको क्लियरली? ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आज का। अभी हम न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं, बट इसको रिवाइज करके क्या लिखा है? मेडिकल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन आर बोथ और रीइंबर्समेंट, ये वही चीज़ है ना, बेनिफिट्स है ना, ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये जो है ना सारे बेनिफिट्स हैं, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको कहा था बेनिफिट्स हैं। कहता है क्या ये बेनिफिट्स उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है कि नहीं है? भाई किसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है कि नहीं है? एम्प्लॉय की। यस, इसका मतलब वो हैं, मिल रहे हैं, तो उस सूरत में मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा तो फुली टैक्स हो जाएगा, क्योंकि 2 हो जाएंगे। भाई मेडिकल बेनिफिट्स हैं तो वो मिले, और साथ में अलाउंस मिल रहा है, अलाउंस टैक्स हो जाएगा। मगर अगर वो बेनिफिट्स नहीं है तो इसका मतलब अलाउंस अकेला है तो क्या बन जाएगा? वो एग्जेम्प्ट, मगर कितना? 10% ऑफ। अब मैं आपको दे रहा हूं बेटा 3 मिनट, इस 3 मिनट में मेडिकल अलाउंस को थोड़ा आप रिवाइज करो, मेडिकल अलाउंस को समझो, मेडिकल ट्रीटमेंट को समझो, ताकि मैं एक न्यूमेरिकल बनाऊंगा अभी आपके लिए। अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, इंशाल्लाह आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सही है? क्या आपने, चलो वेरीफाई करो, क्या आपको समझ आ चुका है? चले, समझ आ चुका है मेरे बच्चों, ऑनलाइन समझ आ चुका है बेटा? अब आ जाएं एक न्यूमेरिकल पे बेटा। लिखिए बेटा, ये न्यूमेरिकल हम यहाँ पे अब आज इस पे करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर द डे।
Mr. M is employed at X Limited. During tax year 2024, he received following emoluments. Emoluments, EMO. Emoluments इस्तेमाल करता है एग्जामिनर सैलरी के लिए, बेनिफिट्स के लिए. बेनिफिट्स को emoluments कहते हैं जो मिलते हैं. ठीक है जी बेटा. हाँ, क्या चीज़? कुछ भी लिख दो, अभी कुछ भी लिख दो. EMOLUMENT. मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ बेटा असल में, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा. आगे बढ़ो भाईजान, लिखना है कुछ. कैलकुलेटर का जवाब नहीं मानूंगा मैं. डेटा लिखो. बेसिक सैलरी है कितनी? जी बेटा, अब मैं इसमें एक चीज़ चेंज करूँगा, बाद में ऐड करूँगा ताकि आपको वो सिचुएशन भी बता दूँ, मगर इसको नंबर 2 इसलिए जगह में नहीं छोड़ी है. कोई चीज़ ऐड होगी बाद में लिखेंगे. अब सवाल देखें ज़रा. बेसिक सैलरी 80,000 पर मंथ है. कन्वेंस अलाउंस 10% ऑफ बेसिक. बोनस 1 लाख रुपये. मेडिकल अलाउंस 12,000 पर मंथ. हाउस रेंट अलाउंस 20,000 पर मंथ. फर्दर इन्फॉर्मेशन में लिखा है इस पर एम्प्लॉयर पॉलिसी सैलरी इज रिसीव्ड ऑन 1st of next month. मिस्टर एम ज्वाइंड एक्स लिमिटेड ऑन 1/7/23. अब कैलकुलेट करना है आपने सैलरी चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी फॉर टैक्स ईयर 2024, यानी इन अदर वर्ड्स टैक्सेबल इनकम आप कैलकुलेट करोगे. इस सवाल को पेपर पे सॉल्व करें. ज्वाइंट, हाँ टैक्स ईयर 24 है, उसने जुलाई में ज्वाइन किया. चलो भाई बिस्मिल्लाह कर लो जल्दी जल्दी. उसने ज्वाइन किया 1/7/23 पे. अब ज़रा सवाल में जो है ना, फर्दर सवाल मैं नहीं पूछूंगा आपसे और ना आप पूछेंगे. इसी सवाल को आज सवाल को सॉल्व करेंगे. आपका आज का काम हो गया. टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करना. हाँ बेटा, टैक्स नहीं कैलकुलेट करना. क्या देना है बेटा? हाँ सैलरी हेड इनकम अंडर द हेड मालूम कर लो, वो टैक्सेबल इनकम ही है. अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है ना तो कंप्यूट टैक्सेबल इनकम लिख दो बेटा. ये अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो व्हाट यू डू, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फॉर टैक्स लिख दो बेटा. कंप्यूट
टैक्सेबल इनकम फॉर टैक्स ईयर। ऑनलाइन मेरे बच्चों, सर सब्सिस्टेंस इज ओनली लिमिटेड टू सर्टेन कंडीशंस और इट कैन बी प्रोवाइड एनी टाइम। इट कैन बी प्रोवाइडेड एट एनी टाइम, बट प्रैक्टिकली कभी भी नहीं दिया जाता। ये पुराने एक आध केस ही मिले थे नायला, तो रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करता उस तरीके से, मगर कोई पाबंदी नहीं है, एम्प्लॉयर चाहे तो किसी भी केस में दे सकता है। सेट है बेटा? हाँ बेटा, सवाल नहीं पूछना, पहले पर सवाल करो। सवाल पूछोगे तो राज आउट हो जाएंगे मेरे। मैंने बड़ा सोच के इसमें कुछ केचेस रखे हैं, छुपाए हुए हैं, तुम सवालों के जरिए ही उसको निकाल देते हो। तो पहले उसको सवाल को सॉल्व करो, फिर हम सवाल आपके मैं आंसर करूँगा। ठीक है बेटा? चलो भाई जल्दी जल्दी बताएं, सैलरी इसकी कंप्यूट करके दिखाएं। हाँ, मुझे क्या पता, मैंने अभी बनाया है सवाल। मैं अभी आपके साथ सवाल को सॉल्व करूंगा ना, तो जवाब करेक्ट कर लेना। कर लिया कि नहीं करे? चौबीस लिखा है बेटा? हाँ 24 लिखा है। ज्वाइन उसने किया है ना 23 पे, तो पहले ज्वाइन करेगा ना मेहानी बाजी, वो तो पहले ज्वाइन करेगा ना, तो फिर उसको टैक्स ईयर तो 24 ही बनेगा। डेमो लेक्चर का क्या देखें बेटा? अलाउ करना है ना, तुम अपना नाम वाम भेजो, मैं बोलता हूँ तुम्हें अलाउ कर देंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। को डेमो एक जगह एंड भी तो होता है बेटा, डेमो इतना तो नहीं चलता ना नायला, एक जगह एंड होता है। स्पेशल केस में तुम्हें अलाउ कर देंगे बेटा, तुम कोई जायज़ वजह है तुम्हारी तो ठीक है बेटा। हाँ हाँ कोई टेंशन नहीं बेटा, पढ़ती रहो, ईद तक पढ़ती रहो। ठीक है बेटा? चलो भाई बताओ जवाब किधर है नायला? उमेयानी जवाब किधर है बच्चा? सवाल में 24 लिखा है और इन्फो में 23 लिखा है। इन्फो इसलिए 23 लिखा है कि ज्वाइनिंग डेट मैंने बताई आपको, मिस्टर एम ज्वाइंड एक्स लिमिटेड ऑन 1/7/23। टैक्स ईयर की क्लास तुमने नाइल उसने मिस की होगी। कन्वेंस अलाउंस पर मंथ है सर जी, कन्वेंस अलाउंस का लिखा है, ये देखें भाई, ये देखें सवाल, ये अच्छा सवाल पूछा ना इसने, हाफिज़ ने। ठीक है, हाफिज़ समीउल्लाह कहता है भाई सर कन्वेंस अलाउंस जो है ना, उसमें आपने रेगुलरिटी नहीं बताई बेटा, ये पर मंथ है, ये पर मंथ है। कन्वेंस पर मंथ है ना, हर महीने मिलेगा ना। हम एक महीने आके फिर W11 पे आएंगे क्या? बेटा मुझे नहीं पता, अभी मैं आपके साथ सवाल को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मैंने सवाल अभी भी बनाया आपके साथ। चलें भाई, सवाल आपने क्या बताया? 15/4। चलें, अच्छा भाई आ जाओ, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले चलो भाई सुन लो, अब मुझे यकीन है, सुन लो, मुझे यकीन है एक चीज़ का, कि आप में से जो अभी सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, आधे बच्चों ने गारंटी देता हूँ अपना मुंह काला किया होगा। गारंटी देख लेना, मतलब उसमें कोई कुछ तो थी ना ऐसी चीज़ जिसमें तुमने मुंह काला किया, आपने देख लेना। अगर नहीं किया ना तो मैं उठ के भंगड़ा करूंगा आपके सामने, एक स्टेप दिखाऊंगा आपको ब्रेक डांस का,
यानी आई विल बी हैप्पी मैन, बिलीव मी आई विल बी हैप्पी मैन। अगर तुम सब ने कहा नहीं सर हमने तो इसको पकड़ लिया था इस सवाल को, आप पता था कि आप चीटिंग करते हो, छुपा के मारते हो, देखते हैं बेटा वो अभी से वीडियो बना रहा है बंगड़े की है भाई वैसे ही कैमरे में आ रहा है, बंगड़े की वीडियो नहीं बना। चल भाई आजा। सबसे पहले पॉलिसी क्या है इसकी, एज पर द पॉलिसी सैलरी इज रिसीव्ड ऑन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। अच्छा जी, नेक्स्ट मंथ का मतलब क्या है कि जुलाई की सैलरी कब मिलेगी हैं? ओके, और इसने ज्वाइन कब किया है? एक साथ। इसका मतलब पुराना चावल भी नहीं है, अभी अभी नया बंदा है, तो इसका मतलब इसको जुलाई में नहीं आई, तो मल्टीप्लाइड बाय 11 होगा। 12 से किस किसने किया है? वाह, बोला था ना तो लोग मुकरा। भाई ये तो देखो हमने क्या पढ़ा था, सैलरी किस बेसिस पे टैक्स होता है? रिसीव तो हो, आपकी जून की सैलरी रिसीव अगले साल हुई है 1 जुलाई पे, जो जून 24 था ना, जून 24, उसकी सैलरी 24 में मिली नहीं, अगले साल चली गई ना, एक दिन आगे चली गई, तो कहाँ चली गई वो? उसका पॉलिसी ही ये है कि वो मिलेगा ही अगले महीने, तो जुलाई खाली और जून की सैलरी आगे गई, तो टोटल कितने मंथ हो गए? 11, तो मल्टीप्लाइड बाय 11, बताएं कितना हुआ? 142,000,000 4 0। भाई ये सही लिखा गलत लिखा? अच्छा जी, कन्वेंस अलाउंस कितना है? इसी का 10%। यार जवाब गलत है। नहीं नहीं, टोटल नहीं बताओ ना यार, क्या यार सवाल सॉल्व कर रहा हूँ तो टोटल बता रहा है। रुको यार, ये मैं खुद करता हूँ, तेरे पे अब ट्रस्ट नहीं रहा मेरा। हाँ अच्छा बंदे, भाई आपने ना ये मुझे सवाल को सॉल्व करना है, तो आजा बेटा, चल वो ना बता कितना? 880। भाई इसी का 10% लोगे ना, बेसिक सैलरी पर मंथ है वो 88, राइट। अच्छा, बोनस एक टाइम वन टाइम है, टैक्सेबल है ना, जो टैक्सेबल है बस लिखते जाओ। ओके, फिर क्या है? बोनस। रुको भाई, मेडिकल अलाउंस अब डिपेंड ना 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 ना, पहले कंडीशन होगी ना। ये था मेडिकल अलाउंस, ये था बेनिफिट, अब दोनों हैं या एक है? एक है, तो क्या बोला था, क्या करना है उस वक्त? बेसिक सैलरी का 10% तक क्या है? एग्जेम्प्ट है। पहले बताएं मिला कितना है, कितना टोटल कितना है? भाई इसको मल्टीप्लाई क्यों 11 से कितना हुआ? 132 तो मिला बेसिक सैलरी का, बताओ 10% कितना है? 88,000 तक टैक्स नहीं होगा, मतलब 10% ऑफ बेसिक तक एग्जेम्पशन है ना चंदा, टोटल थोड़ी है। बेसिक मैंने क्या बोला था, एग्जेम्पशन कितनी है? लॉ में क्या लिखा है ये देखो, खुद पढ़ो। मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, टोटल थोड़ी एग्जेम्प्ट है, 10% ऑफ द बेसिक। मगर वो तो फुली टैक्स तो होगा ना, तो सारा टैक्स करेंगे, सारा एग्जेम्प्ट होना जरूरी थोड़ी है। चलो सपोज कर लो कि 10% से कम मिलता तो फुली एग्जेम्प्ट भी हो जाता, मतलब लिमिट बेसिक सैलरी के जरिए है ना बच्चा। तो 10% किसका? बेसिक सैलरी का। इसका 10% क्या बना? 88 माइनस करो 88, कितना टैक्स होगा? 44,000 टैक्स होगा। भाई ये बात किसको उसको समझ आई? अब मेडिकल अलाउंस समझ आया किसे कहते हैं? अब समझ आएगा, जब नंबर्स के जरिए हम समझाते हैं ना तब बच्चे को समझ आती है, बातों के जरिए समझाने की ज़रूरत नहीं है आजकल न्यूमेरिकल के जरिए समझाएंगे, क्योंकि पेपर ही न्यूमेरिकल है। अब आगे बोलो भाई, आगे बढ़ो। मेडिकल अलाउंस के बाद है हाउस रेंट अलाउंस, और वो कितना है? वो है 11, तो कितना बना? 2,20,000। अब सबको ऐड कर दो, 13,32,000, 32। ऑनलाइन बेटा ये नोट कर लिया आपने, 13,32। सर इसमें ये अप्लाई नहीं होगा मेड अवेलेबल, तो ना मेड अवेलेबल बिल्कुल नहीं है बेटा, पॉलिसी नहीं है किस चीज़ का मेड अवेलेबल। मेड अवेलेबल तो उस वक्त है ना जब पॉलिसी हो, आपको मिलेगी नहीं सैलरी जब तक कि आप जाएं 30 तारीख पे लेके दिखाएं सैलरी।
आप जाए 31 पे देके दिखाएं सैलरी, वो क्या कल आना, अगले साल चला गया बेटा। मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट 10%। बेटा देखो साहिल, मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट है कब? जब बेनिफिट्स ना हो, दूसरे बेनिफिट्स ना हो, काइंड वाले वो नहीं थे, हमने इसको एग्जाम्प्ट किया। मगर एग्जाम्पशन का एक्सटेंड क्या है? इसका मतलब क्या है कि आपने दो बातें समझनी है मेडिकल अलाउंस की। एक, मेडिकल अलाउंस की कंडीशन क्या है एग्जाम्पशन की, कब एग्जाम्प्ट है, और एक्सटेंट क्या है, यानी कितना एग्जाम्प्ट है। बताएं कब एग्जाम्प्ट है, बोलो कंडीशन क्या है, कब? व्हेन बेनिफिट्स ना हो ना, अकेला हो ना, तब एग्जाम्प्ट है। एक्सटेंट क्या है बोलो? 10% ऑफ बेसिक सैलरी का, ये इसका 10% निकालोगे ना, उतने तक एग्जाम्प्ट है। समझ आया आप सबको? अब एक बात सुनो, अब मैं चेंज करने लगा हूं सवाल को, मैंने वो जगह बेनिफिट वही तो करने वाला हूं। ये जगह क्यों छोड़ी थी मैंने? ये मैंने जगह इसलिए तो छोड़ी थी कि फर्दर इंफॉर्मेशन में ही was also given medical treatment of rupees 340 as per तो क्या होता है ये? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब मुझे सवाल करके दिखाओ दोबारा, अब मानूंगा आपको। मेडिकल अलाउंस बेटा सलीम अभी एक्सप्लेन करता हूं। साहिल तुम्हें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था बच्चा, कंफर्म हो गया तुम्हारी बात? नहीं हुई तो दोबारा समझाऊंगा, एक बार दोबारा मेडिकल अलाउंस समझाऊंगा, बिल्कुल ठीक है। जिसको समझ नहीं आया बेटा टेंशन ना लो, समझाता हूं। अब मुझे बताओ, अब सुनना जिसको नहीं समझ आया था भाई, मेडिकल अलाउंस पे जब तक तुम इसको नहीं समझोगे कोई फायदा नहीं है सवाल सॉल्व करने का। मैं आपको बताऊं, जब तक तुम पीछे उसके लॉ की ट्रीटमेंट नहीं सीखोगे कोई फायदा नहीं, न्यूमेरिकल कभी तुम हैंडल नहीं होगा। ये क्या लिखा है? ये लिखा है, इधर आओ, ये बेनिफिट्स लिखे हैं, इन बेनिफिट्स को हम कहते हैं मेडिकल बेनिफिट्स। ये क्या है? ये क्या है? ये एग्जाम्प्ट हैं। अगर मेडिकल बेनिफिट्स भी हों, यस हैं, साथ में अलाउंस भी हो तो वो फुली टैक्स होगा, और वो ना हो मेडिकल बेनिफिट्स मगर मेडिकल अलाउंस मिले वो एग्जाम्प्ट होगा 10% ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी तक। अब समझ आया आपको? इसकी पिक्चर बना लो बेटा और उसको समझ लो। जब ये तुम्हें समझ आ जाएगा ना तो फिर तुम सवाल को सवाल बताएं। सलीम और साहिल समझ आ गया बेटा? ये बात समझ आई कि मेडिकल बेनिफिट्स किसे कहते हैं? सर जी ट्रीटमेंट फ्री मिले, हॉस्पिटल की हॉस्पिटलाइजेशन मिले, रीइंबर्समेंट हो, मेडिकल, तो ये बेनिफिट्स हैं बेटा। ये बेनिफिट्स होंगे, ये एग्जाम्प्ट हैं, कंडीशंस फुलफिल हो तो। और दूसरा, अगर इसके साथ मेडिकल है, यस ये भी हैं, मेडिकल अलाउंस भी है, मेडिकल अलाउंस फुली टैक्स होगा। हाँ ये नहीं है, मेडिकल अलाउंस है, वो 10% तक एग्जाम्प्ट होगा। सही है मेरे बच्चों? अब मुझे करके दिखाओ, बताओ। अब सवाल को दोबारा करो भाई। किस में बेटा? इसी को मेडिकल अलाउंस वाला मैं दिखाता हूँ, सब्र करो। ये मैंने शीट शेयर कर दिया ग्रुप में, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, सब्र करो। मुझे एक बात बताओ बेटा, अब मैंने चेंज कर दिया सवाल में। क्या चेंज किया? सर जी हमने जो पहले ये ट्रीटमेंट की थी ना मेडिकल अलाउंस की, हमने इसको एग्जाम्प्ट किया था ना? किस बेसिस पे किया था? कि हमारे पास मेडिकल बेनिफिट्स नहीं थे, अब आ गए ना। तो पहले तो मेडिकल बेनिफिट की ट्रीटमेंट बताओ कितने आए भाई? दोबारा मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूं। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये आया 880 सेम रहेगा, 88 सेम रहेगा, 1 लाख सेम रहेगा। अब बोलो, पूरा आ जाएगा, 132 टैक्स हो जाएगा। मगर वो जो कितने थे बेनिफिट पे, कितना खर्चा हुआ था? 3,40,000। इसका क्या करोगे? ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है, फुली एग्जाम्प्ट है। और फिर क्या है ये 2,20। अब एड अप कर लो सारे हैं, 14,20,000। ये है मेरे बच्चों आपका आज का लेक्चर और आज की सारी चीज़ें। अब मैं आपको क्या करूँगा, कुछ सवालात भेजूँगा इफ्तार के बाद, जैसे वॉइस नोट भेजूँगा ना जिस वक्त, उस वक्त मैं कुछ सवाल दूंगा आपको। मेडिकल अलाउंस पे
अलाउंस के अलावा मतलब जो आज आपने सीखा है उसकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए 3-4 सवाल भेजूंगा जो होम असाइनमेंट होगी आपकी, वो कल करके आइएगा। सेट है? क्या आज का लेक्चर समझ आया? रिवाइज कर लोगे? अच्छा, मास्टर शीट आप सबके पास मौजूद है? ये वाली मास्टर शीट है। और हाँ बेटा नहीं, इसका अगर आप A4 साइज़ में प्रिंट निकालना चाहते हो निकालो, इसका प्रॉपर बड़े साइज़ का प्रिंट जो है ना वो मैं प्रिंट को भेजूँ। मैं आपको बताऊँ, आप निकालो, आपकी मर्ज़ी है। जो इसको प्रिंट A4 पे करना चाहता है कर ले, जो बुक का वेट करना है थोड़ा वेट कर लो। मैं आपको एक बात बताऊँ, यकीन कर लो, इनको बनाने में जितनी मेरी जो है ना जो पापड़ बेलने पड़े ना, जो मैं मतलब लिटरली मैं 3-3 घंटे काम करके फिर थक जाता हूँ ना, उठ के खड़ा होता हूँ, फिर कहता हूँ बैठ जा यार कंप्लीट कर ले। बिजनेस की यकीन मैं अपने आप को शाबाशी देता हूँ। कल मैं बैठा रहा 3 से 4 घंटे, मैंने बिजनेस की को और चीज़ें ऐड की हैं और आसान करो और इसको आसान करना। कहीं पे एक पैराग्राफ आ रहा था ना, मैंने कहा यार पैराग्राफ पढ़ते ही नहीं मेरे बच्चे, ये तो सिर्फ देखते हैं, इनको पढ़ने की अब आदत नहीं है, सिर्फ देखने की आदत है। यार इसको भी फ्लो चार्ट कर दो। यकीन करो उस सिर्फ एक के फ्लो चार्ट को वो पूरी लाइन चेंज करने में मुझे कुछ 3 घंटे लगे। मैं आखिर में उठा, यकीन करो मैं थक गया था। उठा, मैंने कहा बैठ यार आज कंप्लीट करके उसको उठना है क्योंकि प्रिंट पे भेजना है मुझे। तो आप सिर्फ आज ये चीज़ें जो है ना देख रहे हो, जब तुम रिवाइज करने बैठोगे ना तो दुआएं दे रहे होंगे, क्योंकि जितनी इसको मेहनत करनी पड़ी है वही चीज़ मुश्किल जो है ना आसान हो गई है। इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, जो सबसे मुश्किल एरिया है ना अब वो सबसे आसान लगेगा तुम्हें, और जब तुम्हें सबसे आसान लगेगा ना, और बिजनेस का वो सवाल जो लास्ट अटेम्प्ट आया था ना, पहला सवाल बिजनेस, दूसरा सवाल बिजनेस, ठीक है, इस दफ़ा पहला सवाल सैलरी, दूसरा सवाल बिजनेस, तीसरा सवाल डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। ये तुम्हें मास्टर शीट में मैं सवाल पेपर करके आयोगे ना तो खुद दिखाओगे सर ये फलां शीट से, ये फलां शीट से। मैंने इस दफ़ा कंप्रीहेंसिवनेस पे फोकस रखा है और प्रेजेंटेशन में फ्लो चार्ट्स पे फोकस रखा है। लास्ट टाइम मैंने कंसाइजनेस पे फोकस रखा था कि नहीं यार एक शीट करो, शीट एक होनी चाहिए, पेज एक होना चाहिए, तो मेरा फोकस उसमें था कि सारी शीट कम करो। इस दफ़ा मैंने कहा नहीं, शीट 3 हो जाए मगर देखते ही बच्चे को समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच बेटा। मैं आपको इस सॉफ्ट कॉपी में तो दे रहा हूँ ना, बस वो अभी प्रिंट पे भेजूंगा आज इंशाल्लाह, फाइनल है काम। ये वो काम करके कहाँ देंगे ईद वाले, ईद से पहले करके ही नहीं देंगे। चलो मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। बेटा जिसका सवाल है वो रुक जाए, बाकी घर जाएं। जो घर में बैठे हैं वो घर में ही रहें, बाहर ना जाएं। एक बार मेडिकल अलाउंस वाला सलीम समझ आ गया था, साहिल समझ आ गया था, तुम दोनों कंफर्म करो। जब बेनिफिट्स हो मेडिकल के तब अलाउंस फुली टैक्स है, बिल्कुल सही, क्योंकि 2 हैं तो एक टैक्स होगा और वो मेडिकल अलाउंस टैक्स होगा, और अगर ना हो तो 10% एग्जाम। मगर 10% किसका उमेहानी, ये गलत लिख रही हो, 10% बेसिक सैलरी का, क्योंकि कहीं वो अलाउंस का ना 10% तुम कर जाओ। 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अब परफेक्ट है मेरा बच्चा। किसी बच्चे का सवाल पेंडिंग है जो अनआंसर्ड हो, कोई भी ऐसा बच्चा ऑनलाइन वाला जिसका सवाल अनआंसर्ड हो? नहीं है तो मुझे घर जाना है बेटा, सुनने के लिए जल्दी जल्दी पहुंचना है आज। क्लियर है? चलो बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़ बेटा।